कुछ कहानियाँ इतिहास की किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ हिमालय की बर्फ पर अपने लहू से लिखी जाती हैं। वर्ष 1999, कारगिल, ऊंचाई 18,000 फीट, तापमान 0 से 30-40 डिग्री नीचे, सांस लेना भी एक युद्ध। और उसी धरती पर भारत के वीरों ने मौत को चुनौती दी और लिखा 527। पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा पार कर भारत की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुके थे। उनका उद्देश्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाने पर लेना और लद्दाख से भारत का संपर्क तोड़ देना। 3 मई 1999, लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में एक स्थानीय चरवाहे ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। वो घबराया, सूचना भारतीय सेना तक पहुंचाई। शुरुआत में लगा कि कुछ आतंकवादी हैं, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक खतरनाक थी। भारतीय सैनिक तैयार हुए। 5 मई 1999, एक गश्ती दल सत्य जानने निकला। उसका नेतृत्व कर रहे थे युवा अधिकारी कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी दुश्मन के हाथों बंदी बना लिए गए। कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं सहने के बाद उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान पूरे देश के लिए एक झटका था और इसने स्पष्ट कर दिया कि ये केवल घुसपैठ नहीं बल्कि सुनियोजित सैन्य अभियान था। तोपों की गर्जन हुई। भारत ने निर्णय लिया, हर इंच भूमि वापस ली जाएगी। शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर प्रारंभ किया। सेना को आदेश मिला, चोटियां वापस लेनी है, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे आने वाले 60 दिनों में भारत के सैकड़ों बेटे इतिहास की सबसे कठिन पर्वतीय लड़ाइयों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। द्रास, जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और उन्हीं बर्फीली चोटियों पर बैठा था दुश्मन। ऊपर से गोलियां बरसा रहा था। नीचे घाटी में थे भारतीय सैनिक, जिन्हें सीधी लगभग खड़ी चढ़ाई चढ़कर हमला करना था। सैन्य विशेषज्ञों का मानना था कि ऐसी ऊंचाइयों पर बैठे दुश्मन पर सामने से हमला करना दुनिया के सबसे कठिन सैन्य अभियानों में से गिना जाता है। पहली जीत की कहानी, टोलोलिंग। टोलोलिंग चोटी यह केवल एक पहाड़ नहीं था, यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A पर दुश्मन की निगरानी का सबसे बड़ा आधार बन चुका था। जब तक टोलोलिंग मुक्त नहीं होता, श्रीनगर से लेह तक सेना की आपूर्ति लगातार खतरे में रहती। भारतीय सैनिक अपने जूते कसते हैं, हथियार तैयार करते हैं। ये जिम्मेदारी मिली 2nd राजपुताना राइफल्स को। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, सैनिकों, हम पीछे हटने नहीं, हम तिरंगा फहराने आए हैं। रात का समय था। सैनिक चट्टानों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हमले का नेतृत्व कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। दुश्मन ऊपर था, भारतीय सैनिक नीचे। हर कदम पर मशीन गनों की गोलियां बरस रही थी। फिर भी मेजर विवेक गुप्ता सबसे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने साथियों का मनोबल गिरने नहीं दिया। भीषण गोलीबारी के बीच उन्होंने कई दुश्मन बंकरों पर धावा बोला। लड़ाई के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका नेतृत्व निर्णायक सिद्ध हुआ। सुबह की पहली किरण, सैनिक चोटी पर पहुंचते हैं। एक जवान तिरंगा निकालता है। 13 जून 1999, टोलोलिंग आखिरकार भारत के कब्जे में था। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पहली बड़ी जीत मिल चुकी थी। जब तिरंगा उस चोटी पर लहराया, पूरे देश में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक ऐसी चोटी जिसे दुश्मन
अभेद्य मान बैठा था। और अब वो इतिहास रचने वाले थे कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और भारत के अनेक सपूत 25-30 किलोग्राम तक का सामान पीठ पर लेकर लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़े। कई स्थानों पर उन्हें रस्सियों के सहारे रात के अंधेरे में आगे बढ़ना पड़ा ताकि दुश्मन उन्हें देख ना सके। ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी के कारण हर कदम शरीर की परीक्षा बनता जा रहा था। फिर भी किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सामने खड़ा था टाइगर हिल। जुलाई 1999। सामने थी टाइगर हिल, लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई। ऐसी चोटी जहां बैठा दुश्मन कई किलोमीटर दूर तक भारतीय सेना की गतिविधियां देख सकता था। जिसने टाइगर हिल पर कब्जा किया वो पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता था। इसलिए ये केवल एक पहाड़ नहीं, पूरे कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से एक था। दुश्मन को विश्वास था कि इस दिशा से कोई सेना नहीं आ सकती, लेकिन भारतीय सेना ने वही रास्ता चुना जहां से चढ़ना लगभग असंभव माना जाता था। रात का अंधेरा, कड़ाके की ठंड, पीठ पर हथियार और सामने मौत। सबसे आगे थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। उनका कार्य था चट्टान पर रस्सी बांधना ताकि पूरी टुकड़ी ऊपर पहुंच सके। चढ़ाई के दौरान दुश्मन ने मशीन गनों से गोलियां बरसाईं। योगेंद्र सिंह यादव कई गोलियां लगने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उन्होंने रस्सी बांधी और उनके पीछे पूरी टुकड़ी ऊपर पहुंच गई। उनके अद्भुत साहस के लिए उन्हें बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 जुलाई 1999। कई घंटे चली भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने एक एक बंकर पर कब्जा करना शुरू किया। सुबह होते होते टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। दुनिया ने देखा भारतीय सैनिकों के लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी युद्ध में एक नाम पूरे देश की पहचान बन गया, कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने पहले पॉइंट 5140 पर विजय दिलाई। सफलता का संदेश उन्होंने रेडियो पर केवल 4 शब्दों में दिया, ये दिल मांगे मोर। यह वाक्य पूरे भारत में साहस का प्रतीक बन गया। कुछ ही दिनों बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को एक और कठिन मिशन मिला, पॉइंट 4875। लड़ाई के दौरान उन्होंने एक घायल साथी अधिकारी को पहचानने के लिए स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, तू बाल बच्चेदार है, पीछे हट जा, और स्वयं दुश्मन की ओर आगे बढ़े। भीषण संघर्ष में उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को कई बार 70-80 डिग्री तक की ढलान पर चढ़कर हमला करना पड़ा। ऊपर बैठे दुश्मन को स्पष्ट लाभ था, फिर भी भारतीय सैनिकों ने अधिकतर चोटियां सामने से हमला करके वापस ली। सैन्य इतिहास में ऐसे अभियान अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। लेकिन कारगिल की कहानी केवल कैप्टन विक्रम बत्रा की नहीं, ये कहानी है कैप्टन विजयन थापड़ की, कैप्टन अनुज नैयर की, मेजर पदम पाणी आचार्य की, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की और इन सैकड़ों अनाम वीरों की जिनके नाम शायद हर भारतीय नहीं जानता।
लेकिन जिनके कारण आज भारत का तिरंगा हिमालय पर गर्व से लहराता है। याद रखना, कारगिल की चोटियों पर लड़ रहे सैनिकों के पास ना मोबाइल थे, ना वीडियो कॉल, घर तक पहुंचती थी तो सिर्फ चिट्ठियां, और कई बार उन चिट्ठियों के पहुंचने से पहले ही उनके लेखक तिरंगे में लिपट कर लौट आते थे। 2 राजपूताना राइफल्स के युवा अधिकारी कैप्टन विजयन थापड़, उम्र केवल 22 वर्ष। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपने माता पिता के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, पिताजी, यदि ये पत्र आपके हाथों में पहुँचे तो समझिए कि मैंने देश के लिए अपना सर्वोच्च कर्तव्य निभा दिया है। उन्होंने अपने परिवार से दुखी न होने और शहीदों के परिवार की सहायता करते रहने का आग्रह भी किया। 29 जून 1999 को नौल क्षेत्र में लड़ते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर पदमपाणि आचार्य, उनकी पत्नी गर्भवती थी। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, पूज्य पिताजी, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो दुखी मत होना। ये जीवन देश के लिए ही है। पिताजी, मेरी पत्नी को बेटा हो या बेटी, मेरी विनती है आप उसे फौज में ही भेजना। आपका बेटा। टोलोलिंग क्षेत्र की भीषण लड़ाई में उन्होंने अद्भुत नेतृत्व किया और वीर गति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नैयर, मशकोह घाटी में उनका दस्ता लगातार दुश्मनों के बंकरों से घिरा हुआ था। उन्होंने एक एक करके कई बंकरों पर कब्जा किया। अंतिम बंकर पर हमला करते समय वे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन मिशन पूरा करके ही रुके। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय महाकाली, आयो गोरखाली। 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, उन्होंने दुश्मन के कई बंकरों पर सीधे आक्रमण का नेतृत्व किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे आगे बढ़ते रहे और अपने साथियों का नेतृत्व करते रहे। मिशन पूरा होने के बाद ही उनका शरीर शांत हुआ। उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। कारगिल युद्ध में कई बार भारतीय सैनिकों को घायल साथियों को पीठ पर उठाकर बर्फीली ढलानों से नीचे लाना पड़ा। कई बचाव अभियान दुश्मनों की गोलीबारी के बीच हुए। यह केवल युद्ध नहीं था, यह साथियों के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने की परंपरा का जीवंत उदाहरण था। भारतीय सेना का केवल एक लक्ष्य था, भारत की धरती का एक एक इंच वापस लेना। 1 जुलाई 1999, 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन किशिंग किलफर्ड नोंगरून को पॉइंट 4812 पर कब्जा करने का आदेश मिला। उन्होंने दुश्मन के बंकरों तक पहुंचकर निकट युद्ध लड़ा, कई बंकर ध्वस्त किए, अंतिम क्षण तक लड़ते रहे और मातृभूमि के लिए अमर हो गए। उनके अद्वितीय साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। 26 जुलाई 1999, भारत सरकार ने घोषणा की, ऑपरेशन विजय सफल रहा। सभी प्रमुख भारतीय चौकियां पुनः अपने नियंत्रण में थी। कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन शहीदों की अमर गाथा शुरू हुई। द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल केवल पत्थरों की इमारत नहीं है, ये उन वीरों की शपथ है जिन्होंने कहा था, हम रहे या नहीं, लेकिन भारत का तिरंगा हमेशा रहेगा। द्रास की पहाड़ियां, कारगिल वॉर मेमोरियल, ओपी विजय स्मारक, अमर ज्योति। अभी आपने कुछ वीरों की गाथा सुनी, लेकिन कारगिल की विजय किसी एक सैनिक की नहीं थी। कारगिल में शहीद होने वाला सैनिक केवल किसी रेजिमेंट का हिस्सा नहीं था, वो किसी माँ की आंख का तारा था, किसी पिता का अभिमान, किसी बहन की राखी, किसी पत्नी का संसार और किसी बच्चे का पूरा आसमान था। आज कारगिल की ये चोटियां
बर्फ आज भी गिरती है, हवाएं आज भी चलती हैं, लेकिन इन हवाओं में आज भी इन वीरों की आवाजें गूंजती हैं। सैनिकों, जब तक भारत है हम यही हैं, यही। वंदे मातरम। भारत आज कृतज्ञता के साथ नमन करता है कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र, कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र, मेजर पदम पाणी आचार्य, महावीर चक्र, कैप्टन विजयंत थापर, वीर चक्र, मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र, कैप्टन किशिंग किलफर्ड नोग्रूम, महावीर चक्र, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 वीर साथी, और उन सभी 527 अमर वीरों को जिनके नाम शायद हर भारतीय की जुबान पर ना हो, लेकिन जिनकी वजह से भारत का तिरंगा आज भी गर्व से लहराता है। हमारा हर स्वतंत्र सवेरा, हर त्योहार, हर मुस्कान, हर सपना किसी सैनिक के अधूरे सपने की कीमत पर मिला है। जब भी राष्ट्रगान बजे तो केवल खड़े मत होना, एक पल के लिए उन माताओं को याद करना जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, उन पत्नियों को जिनकी मांग का सिंदूर तिरंगे में समा गया, उन बच्चों को जिन्होंने पापा कहना सीखा ही था और उनके पापा अमर हो गए। शहीद कभी मरते नहीं, वे मिट्टी बनकर सीमा की रक्षा करते हैं, वे हवा बनकर तिरंगे को लहराते हैं, वे हिमालय बनकर भारत की रक्षा करते हैं, और वे हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहते हैं। जो देश के लिए गिरते हैं वो इतिहास नहीं बनते, वो भारत की पहचान बन जाते हैं। कारगिल के सभी 527 अमर शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद, जय